नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल मुजावदिया। मैं भारतीय रेलवे के बेंगलोर मंडल में चीफ कंट्रोलर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अभी आपको थोड़ी सी जानकारी जो है रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसीज निकाली है, उसके लिए आपको देना चाहता हूँ, जो कि पूरी नोटिफिकेशन के बेस्ड पे है। तो मुझे लगता है कि आपको इस जानकारी को प्राप्त करके थोड़ा सहायता होगी। तो रेलवे ने 5,696 वैकेंसीज असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 01/2024 के माध्यम से विज्ञापन निकाला है। तो जो भी इतने दिन से रेलवे की वैकेंसी भरने के लिए जो बेरोजगार व्यक्ति इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो मैं आप सभी को मोटिवेट करता हूँ, और जो जो भी तैयारी कर रहे थे और जो लोग नहीं कर रहे थे, इतने दिन से जिन लोगों ने तैयारी करना बंद कर दी थी, वो सभी अभी तैयारी में लग जाएं और बहुत ज़ोर शोर से तैयारी करके इस वैकेंसी को जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कीजिए। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूँ। ये वैकेंसी जो भारतीय रेलवे ने असिस्टेंट लोको पायलट के लिए निकाली है, ये 20 फरवरी 2024 से फॉर्म इसके भराना चालू हो गए हैं और आखिरी तारीख है 19 फरवरी 2024। 20 जनवरी 2024 से इसके फॉर्म भराना चालू हो चुके हैं और 19 फरवरी 2024 इस वैकेंसी की आखिरी तिथि है, जो कि रात को 23:59 पर 19 फरवरी के दिन 23:59 तक आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। और इस वैकेंसी को भरने में अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो आप जो है इसको सुधार भी कर सकते हैं। जो सुधार की तारीख है वो 29 फरवरी 2024 तक आप सुधार कर पाएंगे इसमें। थोड़ी सी जानकारी सहायक लोको पायलट के बारे में और असिस्टेंट लोको पायलट के कार्य के बारे में। असिस्टेंट लोको पायलट जो कि भारतीय रेलवे में बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट जैसा कि नाम में बताया गया है, तो ये ट्रेन चलाता है। सिर्फ अकेला असिस्टेंट लोको पायलट ही ट्रेन नहीं चलाता है, इसके साथ एक ट्रेंड लोको पायलट भी होता है। जो लोको पायलट कम से कम 5 से 10 वर्ष तक असिस्टेंट लोको पायलट कार्य करने के बाद वो लोको पायलट बनता है, तो प्रमोशन के जरिए लोको पायलट बन जाता है। तो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट दोनों मिलके ट्रेन चलाया करते हैं रेलवे में। तो ये तो हो गई है असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में थोड़ी सी जानकारी, इनका कार्य क्या होता है, ये क्या काम करते हैं। अब आपको इसके बारे में थोड़ी सी क्या स्टैंडर्ड्स रहते हैं, इसको को क्या एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा बताता हूँ। ये भारत सरकार के जो 7th पे कमीशन के लेवल बनाए गए हैं, उनमें लेवल 2 इस पोस्ट के लिए रखा गया है। तो लेवल 2 के अंतर्गत ये पोस्ट आती है, जिसका बेसिक 19,900 रहता है। मात्र 19,900 बेसिक, मतलब बेसिक अगर 19,900 है तो सभी भत्ते अलग अलग सिटियों के हिसाब से और पूरे भत्ते मिलाकर स्टार्टिंग में 35 से 40 हज़ार रुपये लगभग तनख्वाह बनती होगी। हर जगह ये वेरी होता है, कम ज़्यादा हो सकता है, पर स्टार्टिंग में 35-40 हज़ार रुपये आपकी तनख्वाह बनेगी। और इसमें कई प्रकार के अलाउंस मिलते हैं। तो भरपूर पैसा रेलवे लोको पायलट्स गार्ड्स को देती है, और लोको पायलट और गार्ड्स इतना ही काम भी करते हैं और इतनी महत्वपूर्ण भी है रेलवे के लिए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग पैसे के बारे में चिंता मत करें, रेलवे भरपूर पैसा देती है। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है लोको पायलट के बारे में, मेडिकल स्टैंडर्ड तो हर कोई आदमी लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट नहीं बन सकता है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है A1, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड का A1 मेडिकल स्टैंडर्ड है। A1 सभी रेस्पेक्ट में आदमी फिट होना चाहिए, और A1 इसलिए क्योंकि लोको पायलट बहुत ही सेंसिटिव पोस्ट है। लोको पायलट के द्वारा देखा गया सिग्नल के ऊपर कई यात्रियों की जान लगी हुई रहती है, दांव पे लगी रहती है। तो लोको पायलट A1 स्टैंडर्ड मेडिकल में आते हैं, जो सबसे टफ मेडिकल है रेलवे का। A1 में आता है लोको पायलट की जो है आँख, वो 6/6 की होना चाहिए। अगर आपको आपके आंखों में डाउट है और आप भी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं,
तो पहले किसी डॉक्टर से चेक करवा लें, यदि 6/6 है तो ही ALP का फॉर्म भरें और ALP की परीक्षा की तैयारी करें। तैयारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, अगर आपने कर ली है तो आपको ये तैयारी दूसरी परीक्षा में भी काम में आएगी। और उम्र सीमा, तो लोको पायलट के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है रेलवे में, जो कि पहले नोटिफिकेशन में रेलवे ने आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को 18 से 30 वर्ष दी गई थी। 1 जुलाई 2024 को 18 से 30 वर्ष, जो कि वापस रेलवे ने कोविड के कारण और अन्य कारणों से कई वर्षों से वैकेंसी नहीं आई है, और एक लॉन्ग पेंडेमिक कोविड के कारण हम अभी जस्ट कोविड से उभरे हैं, तो रेलवे ने इसकी उम्र सीमा 18 से 33 वर्ष कर दी है। टेक्निकल वैकेंसी के लिए रेलवे 30 वर्ष तक ही रखती थी, पर अब रेलवे ने 33 वर्ष कर दी है। एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भर पाएगा। पहले का क्या होता था कि कई सारे लोग हर रेलवे भर्ती बोर्ड से फॉर्म भरते थे। अब ऑनलाइन सेंट्रलाइज एग्जाम होने के बाद एक व्यक्ति एक ही बोर्ड से एक ही आवेदन कर सकता है। यदि कोई किसी कारण से या कोई चीटिंग करके एक से अधिक रेलवे भर्ती बोर्ड में आवेदन करता है तो उसको फर्दर रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, ऐसे रेलवे बोर्ड ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है। तो आप सभी सोच समझकर और ढंग से डिसीजन लेके किसी भी एक रेलवे भर्ती बोर्ड में ही फॉर्म भरें। और पोस्टिंग का रहा मैटर, तो पोस्टिंग जो है रेलवे साधारणतः जिस जोन से आप अप्लाई करते हैं उसी में पोस्टिंग देती है, पर रेलवे वादा नहीं करती है कि हम वहीं देंगे। आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी अपनी सेवाएं देने का मौका मिल सकता है, और उसके लिए आप मना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी, और जो है रेलवे में कुछ जानकारी और नोटिफिकेशन में दी गई है, वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वीडियो को कंटिन्यू रखिए, और ये मेरा पहला वीडियो है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट करना, और किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और भरपूर शेयर कीजिए। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि रेलवे के अंदर ट्रांसफ़र, तो रेलवे ने नोटिफिकेशन के अंदर ही लिख दिया है कि 5 से 10 वर्षों तक सेवाएं देने के बाद ही रेलवे में कोई प्रकार का ट्रांसफ़र होगा। तो आप अपना रेलवे भर्ती बोर्ड यदि चुन रहे हैं तो सावधानी से चुनिए, क्योंकि आप वहीं पे पोस्टिंग मिलेगी जहां आप जिस रेलवे भर्ती बोर्ड में आप आवेदन करेंगे, और 5 से 10 वर्षों तक किसी प्रकार का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो यह रहा ट्रांसफ़र का। अब इसके बाद आयु सीमा, तो आयु सीमा मैंने आपको बता ही दिया है कि सामान्य वर्ग के लिए 18 से 33 वर्ष है, SC/ST को 5 वर्ष की छूट दी जाती है, और OBC को 3 वर्ष की, और अन्य श्रेणियों को भी रेलवे भारत सरकार के आरक्षण के अनुसार आरक्षण नियमों के अनुसार छूट प्रदान करती है। अब रही बात फीस की, तो रेलवे में इस आवेदन की क्या फीस है। तो सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए यह सामान्य पुरुष के छात्रों के लिए यह इसकी फीस 500 रुपये रेलवे द्वारा निर्धारित की गई है। जो आदमी अगर सफलतम परीक्षा दे लेता है, सिर्फ परीक्षा अटेंड करने के बाद 400 रुपये उसके अकाउंट में रिफंड कर दिए जाएंगे, ऐसा रेलवे के नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो रेलवे रिफंड कर देगी 400 रुपये, मात्र 100 ही रुपये आपकी फीस है। SC/ST कैंडिडेट, EWS, SC/ST कैंडिडेट और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, EBC, महिला और एक्स सर्विसमैन, इन सभी की फीस 250 रुपये है, जो कि सफलतम परीक्षा देने के बाद पूर्णतः वापस कर दी जाएगी। ये भी उनके खातों में, जो ये ALP का फॉर्म भरते समय आप जो अकाउंट डिटेल देंगे उसी के अंदर ये फीस आपको वापस कर दी जाएगी। परीक्षा की प्रोसेस, तो परीक्षा की प्रोसेस है 5 चरणों में लेगी। 5 चरणों में परीक्षा मतलब आपको ALP बनने के लिए 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा, परीक्षाओं के 5 चरणों से गुजरना पड़ेगा, जिसमें CBT 1, CBT 2 और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। तो ये सभी आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ रेलवे का सिलेबस में मैथमेटिक्स, जिसमें नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है, जो कि मैथमेटिक्स के बाद में आपको रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एवं जनरल अवेयरनेस,
ये 4 आएंगे तो पूरा विस्तार से आपको नोटिफिकेशन के अंदर बताया गया है कि क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक पूछे जाएंगे और टॉपिक के नाम भी दिए गए हैं नोटिफिकेशन के अंदर। मैं थोड़ा वीडियो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए शॉर्ट में ख़त्म करना चाहता हूँ। क्वालिफिकेशन, इसमें इंजीनियरिंग वाले व्यक्ति को भी रेलवे ने एलिजिबल किया है। सामान्यतः 10वीं पास एवं ITI, टेक्निकल फील्ड से ITI, इसमें जिसने कर रखी है, जो भी कैंडिडेट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड से ITI ट्रेडों की जानकारी और रेलवे भर्ती बोर्ड के नोटिफिकेशन के अंदर दी गई है कौन कौन सी ट्रेड के व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड से मतलब है कि आप इसके अंदर नाम दिया गया फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, ट्रैक्टर, मशीनिस्ट और भी अन्य कई सारी ITI के नाम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और अन्य कई सारी ITI, कई सारी ट्रेड से ITI किए हुए कैंडिडेट इसमें पढ़ सकते हैं। पर जो कैंडिडेट जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर से ITI की हुई है या वेब डिज़ाइनिंग या अन्य सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या नॉन टेक्निकल ट्रेड से ITI की हुई है, वो लोग इसके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिप्लोमा जो और इंजीनियरिंग डिग्री वाले लोग, टेक्निकल फील्ड में अगर डिग्री कर रखी है तो वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। मैं आपको वैकेंसियाँ विस्तार से बताता हूँ। टोटल 5696 वैकेंसी है, जो कि अहमदाबाद बोर्ड में 238 वैकेंसी है, अजमेर में 228 है, बेंगलोर में 473 है, भोपाल में 284 है, भुवनेश्वर में 280 है, बिलासपुर में 1316 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 66 वैकेंसीज है और चेन्नई में 148 वैकेंसी है, गोरखपुर में 43 वैकेंसीज है और गुवाहाटी में 62 वैकेंसीज है, जम्मू में 39 वैकेंसीज हैं, कोलकाता में 345 वैकेंसी हैं, मालदा में 217 वैकेंसी हैं और मुंबई में 547 वैकेंसी है, मुजफ्फरपुर में 38 वैकेंसी हैं, पटना में 38 वैकेंसीज हैं, प्रयागराज में 286 वैकेंसी हैं और रांची में 153 वैकेंसीज हैं, सिकंदराबाद में 798 वैकेंसीज हैं, सिलीगुड़ी में 67 वैकेंसीज हैं एवं त्रिवेंद्रम में 70 वैकेंसी है। 5696 टोटल वैकेंसीज हैं। ये सभी जानकारी मैंने नोटिफिकेशन पढ़ के आपको समझाने के लिए दी है और किसी प्रकार की त्रुटि भी हो तो आप नोटिफिकेशन को रेफर करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से भी सही जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी। तो मैंने सभी नोटिफिकेशन के बेसिस पे आपको जानकारी दी है और अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैं आपका बराबर जवाब दूंगा। बस इसी के साथ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अच्छा लगा हो तो, नहीं लगा हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं करने के लिए। धन्यवाद।